नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजय कुमार और आप देख रहे हैं सुजय एजुकेटर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन से रिलेटेड ही इसमें बात की जाती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक सीरीज़ चलाया है जिसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री टू मॉडर्न, यानी हम एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक पूरा पढ़ेंगे, यानी प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक जितने भी हिस्ट्री के पार्ट होंगे उसको सब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जैसे पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 इसका डिस्कस किया था एंशिएंट हिस्ट्री का, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि पिछले जो वीडियो में हम लोग जो डिस्कस किए थे उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे क्या क्या बताए थे उसमें। तो दोस्तों, उसमें हम बताए थे कि प्राचीन इतिहास का शुरुआत कैसे हुआ था, क्या क्या मिला था, कैसे लोग वहाँ पर विकसित हुए। सिक्कों के बारे में मैं बताया था कि तांबा का सिक्का जाली हुआ, कि चांदी हुआ, सोना हुआ, शीशा हुआ। आप ये सब वीडियो जा कर मेरा एक प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, या अभी हाल ही में वीडियो डाला गया है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसके सिक्कों का काम क्या था ये सब मैंने बताया था। वेद कितने थे, ठीक है, पूर्व जन्म की कहानियाँ और हर्ष चरित्र, ये सब बुक 3-4 बुक का नाम भी बताया था इंपॉर्टेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट उसके राइटर थे कि कौन कौन राइटर कौन है इस बुक के इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब भी मैंने बताया था। जैसे हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट ने, राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की थी दोस्तों। इस तरह के मैंने बताया था आपको टोटल जानकारी। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट पार्ट 2। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों पार्ट 2 में भूगोलिक ढांचा, यानी प्राचीन काल में, यानी एंशिएंट हिस्ट्री में भूगोलिक ढांचा जो था वो कैसे कैसे विकसित हुआ और कैसे कैसे लोग वहाँ पर बदले। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि भूगोलिक ढांचा में एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम नीचे से जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जीरो से ही उस दिन भी पार्ट 1 का स्टार्ट किए थे और जीरो से आज भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला है कि भूगोलिक ढांचा है, तो भूगोलिक ढांचा के बारे में है कि भारतीय महादेश उतना ही बड़ा है जितना बड़ा रूस के बिना यूरोप महादेश है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय जो एक भारत का एक अलग जगह ही है हमारे कंटिनेंट में, जितना कि रूस के बिना यूरोप है। ठीक है, एशिया में अगर भारत ना रहे और यूरोप में रूस ना रहे तो वो दोनों उसका महत्व ही नहीं रह जाएगा, कंटिनेंट का मतलब ही नहीं रह जाएगा, महादेश का नाम रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों कि हर पॉइंट के बाद नोट मिलेगा, वो नोट आपके एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और अब जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है उस नोट को याद रखने का प्रयास करें। तो ये नोट है कि भारत के कुछ राज्य यूरोप के कई देशों से बड़े हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि यूरोप, जान रहे हैं ना कि यूरोप एक क्या है, कंटिनेंट है, महादेश है। ठीक है, तो यूरोप में से मतलब कि यूरोप एक कंटिनेंट है। ठीक है, जैसे एशिया कंटिनेंट है उसी तरह यूरोप कंटिनेंट है, महादेश है। तो यूरोप से भी कहीं कहीं बड़े, यानी पूरे, यानी कंटिनेंट को ले लीजिए और भारत का कुछ राज्य उससे बड़ा है, यूरोप के कंटिनेंट से बड़ा है दोस्तों। ठीक है, सेकेंड नोट में है कि प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था और खेती वर्षा पर ही निर्भर करती थी। याद रखिएगा, जैसे आज के लोग हैं कि फिल्टर वाला पानी लगा दे रहे हैं, समसेबुल के ला रहे हैं और उसको चला दे रहे हैं खेती में, तो वहाँ से खेती हो जा रही कर रही है। ठीक है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, खाद फाद भी डाल रहे हैं उससे, पहले कुछ नहीं था, पहले वर्षा पर ही निर्भर रहता था और सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था। कब? एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन काल में। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि हम उत्तर भारत में खरीफ फसल जिसे कहते हैं, अभी उत्तर भारत में खरीफ फसल जिसको कहा जाता है, वो प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आश्रित थी। याद रखिएगा कि जो खरीफ फसल थी वो दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आश्रित थी, खरीफ फसलें, जिसको हम लोग उत्तर भारत में खरीफ फसल कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत उत्तर में हिमालय से और शेष 3 दिशाओं से समुद्रों से घिरा है। ठीक है, भारत जो है उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है और शेष 3 दिशाओं से भी समुद्र से घिरा हुआ है। नीचे तो आप जान ही रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी है और हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है। याद रखिएगा, हिमालय साइबेरिया से चलकर, ठीक है, हिमालय रोकता है उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाओं को और इस प्रकार हमारे देश की रक्षा करता है। और इसी कारण ही हमारे उत्तर भारत की जलवायु जो होती है वो लगभग पूरे साल काफ़ी गर्म रहती है। इसी के कारण है, ठीक है, कि जो हमारा जलवायु है वो लगभग पूरे साल काफ़ी गर्म रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है
कि सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः गेहूं और जौ की उपज होती थी, जबकि मध्य और निचले गंगा के मैदानों में मुख्यतः चावल पैदा किया जाता था। याद रखिएगा, सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः क्या होता था, गेहूं और जौ की उपज हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बसे हुए शहर थे और वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन भी था, तो उसके कारण गेहूं और जो उपज हो जाती थी, जबकि मध्य और निचले गंगा के मैदानों में मुख्यतः क्या होता था, चावल पैदा किया जाता था। नेक्स्ट है नोट में कि प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन काम था, इसलिए आदमियों और वस्तुओं का आवागमन क्या चीज़ से होता था दोस्तों, नावों से होता था। याद रखिएगा कि प्राचीन काल में सड़क तो बनता नहीं था, आज की तरह हाईवे तो थे नहीं, तो उस समय आदमी और वस्तु जितना भी आवागमन ये सब का होता था वो सिर्फ नाव से होता था। ठीक है दोस्तों, जो अभी बिहार में बाढ़ आया हुआ है तो अभी सब संचार का सुविधा खत्म हो गया है, तो वो नाव से ही सब हम लोग संचार कर रहे हैं, यानी हम लोग अपना रहे हैं वो प्राचीन काल वाला जो हमारी संस्कृति थी उसको हम लोग अपना रहे। संस्कृति क्या कहिए उसको, एक तरह से कहिए कि आपदा था तो उसको हम लोग कैसी तरह मतलब मैनेज करते थे, ये नोट में था। नेक्स्ट पॉइंट है कि नदियों का बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता था और उन्हें उपजाऊ बनाता था। हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको सिंधु और गंगा के बारे में बात किया कि कैसे वहाँ की ज़मीनें उपजाऊ हुआ करती थी, तो इसमें है कि नदियों के बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता था और उन्हें उपजाऊ बना देता था। इन नदियों से पहले भी निकली गई थी, किंतु नदियों की भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदानों के गांव और शहर तबाह हो जाते थे और इस प्रकार प्राचीन इमारतें बाहों में भरकर, मतलब इमारतें जो थी वहाँ पर नष्ट हो जाती थी। यानी कि अगर जान लीजिए कि जो नदी का पानी है वो जब आ जाता था तो उपजाऊ तो बनाता था, खेती के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन क्या करता था, बहुत सारे शहर को तबाह कर देता। लेकिन उसमें भी फिर भी बहुत सारे शहर जो थे वो टिके हुए भी थे, जैसे हस्तिनापुर हो गया, प्रयाग हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, वाराणसी हो गया, जैसे अनेक नगर नदी जो थे वो तट पर बसे रहे। ये सब बर्बाद नहीं हुआ, बाकी सब बर्बाद हो गया। बात ध्यान रखिएगा, जो अभी बिहार और असम का हाल है जस्ट उसी तरह पाटलिपुत्र, जैसे तो आप जान रहे हैं कि पटना का जो पुराना नाम है वो पाटलिपुत्र ही था, तो आज भी वही समस्या है। जैसे बिहार में बाढ़ आ रहा है तो समस्या वही है, अभी भी समस्या को सोल्व नहीं हुआ, इतना साल गुजर चुका है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और अभी तक हम लोग उसी समस्या से जूझ रहे हैं कि क्या सोचना चाहिए। तो उसके बारे में अगर आपको लगता है कि बिहार में बाढ़ कैसे आ रहा है और कैसे रोकना चाहिए, इस पर वीडियो कहिए तो कमेंट में बताइए, हम ज़रूर बनाएंगे उसको। नेक्स्ट है, गुजरात समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के लोगों ने अपने आप को उद्यम सिद्ध किया है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गुजरात जो है वो समुद्र तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर बंदरगाह बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर व्यापार बहुत अच्छा सा होता है, मतलब व्यापार बहुत अच्छा होता है वहाँ पर। और इस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही मतलब इसी युग में हो रहा है ये गुजरात में व्यापार, ये बहुत कई हज़ार सालों अरबों खरबों साल से ये चलते आ रहा है और प्राचीन काल में भी गुजरात व्यापार के लिए ही जाना जाता था और विदेशी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए कई युद्ध भी हुए हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण पृष्ठ प्रदेश था और इसलिए मालवा तथा गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए धड़कन और व्यक्तियों के बीच अनेक युद्ध हुए। ठीक है, ये मक्कन है, ठीक है, मलकन इसको कहा जाता है, धड़कन नहीं है, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, मलकन है। मलकन और व्यक्तियों के बीच अनेक युद्ध इस महत्वपूर्ण हुए हैं क्षेत्र के लिए हुए थे। ठीक है, क्यों हुए थे, क्योंकि वहाँ पर व्यापार ज़्यादा था और मालूम है कि मोहम्मद गजनवी सब जो भी था, सोमनाथ टेम्पल, ये सब गुजरात का ही लूटने के लिए आया था और वहाँ के जट कहा जाता था, मतलब वहाँ के जो व्यापारी होते थे वो जट कहलाते थे। बाद में उन्होंने हराया भी था मोहम्मद गजनवी को, लेकिन मोहम्मद गजनवी वहाँ पर बहुत सारा चीज़ लूट करके गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा चीज़ उपलब्ध है, बहुत सारी चीज़ व्यापार होता था। ठीक है, कि पहली सदी और दूसरी सदी में सबको और सातवाहनों ने लड़ाइयाँ लड़ी और 18वीं सदी के मराठा और राजपूत ने भी लड़ाइयाँ लड़ी। सोचिए कि गुजरात कितना इंपॉर्टेंट था उस समय, आज भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है। ठीक है, लेकिन गुजरात उस समय प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, संचार के माध्यम से या कुछ भी माध्यम से आप जो कहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस समय व्यापार के लिए और इसके लिए कहीं युद्ध भी हुए थे, जैसा कि आपको मैंने बताया मराठा राजपूतों में भी हुआ, मलक्कन और व्यक्तियों के बीच में भी बहुत सारे युद्ध हुए। नेक्स्ट है कि द्रविड़ भाषा बोलने वाले विंध्य के दक्षिण में रहते थे और भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले इसके उत्तर में, दोनों के बीच वाले विंध्य में आदिवासी लोग रहते थे। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता दिए कि द्रविड़ भाषा बोलने वाले जो भी थे, द्रविड़ नहीं समझिएगा कि द्रविड़ र होता है, भाषा बोलने वाले विंध्य के दक्षिण में रहते थे और भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले इसके उत्तर में रहते थे। दोनों के बीच में जो रहता था भाई वो आदिवासी रहता था। इंपॉर्टेंट बात यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नोट आ गया भाई, चलिए इसको भाई नोट आ गया तो इसको तो डिस्कस करना है।
उत्तर की शक्तियों ने बार बार दक्षिण में प्रवेश किया, याद रखिएगा, और दक्षिण के शासकों ने भी उत्तर में बहुत ज़्यादा प्रवेश किया। दोनों और के लिए आवागमन हो गया, निरंतर जारी रहा और इसे सामाजिक संस्कृति में विकास योग्य में दिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर के लोग दक्षिण में गए और दक्षिण के लोग उत्तर में गए, तो इससे क्या हुआ कि व्यापार तो बना रहा और आवागमन से जो व्यापार है वो तो बना रहा, और हमारी संस्कृति का भी उत्तर में से दक्षिण में गया और दक्षिण में से कुछ उत्तर में आया। तो यहाँ तक कि आप भी जैसे सोच रहे होंगे कि जो ये तमिलनाडु केरल ये सब है तो दक्षिण में ये सब पड़ता है और उत्तर में ये सब है, तो जो भी है तो वो आपका हिंदी लैंग्वेज आपको दक्षिण में ही बोला जाता है और दक्षिण का लैंग्वेज उत्तर में ही बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, मतलब कुछ लोग, पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ये आवागमन होने से बहुत चीज़ लोग की वहाँ सहायता मिली और बाद में जाकर के जब देश एकजुट हुआ था तो ये सबको जोड़ा गया था इसी हिसाब से। नेक्स्ट है कि भारी वर्षा के बदौलत भारत के मैदानों का बड़ा हिस्सा घने जंगलों से भरा था। ठीक है, इन जंगलों के शिकार के अलावा पशुओं का चारा, ईंधन और लकड़ी प्राप्ति होती थी। याद रखिएगा, जंगलों में भारी वर्षा अगर होता था तो जंगल बन जाता था भाई, भारी वर्षा होगा तो उपजाऊ होगा, उससे फैलेगा तो दोस्तों तो वो घने जंगल में बदलेगा, और जब घने जंगल में बदलेगा तो वो शिकार के लिए, पशु के लिए, मतलब पशुओं का शिकार होता था उसमें, और ईंधन के लिए लकड़ी, मतलब चारा लिया जाता था, ईंधन लिया जाता था और ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त होती थी उससे। ठीक है, यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा तांबा के बारे में पढ़ लेते हैं कि तांबा का प्रयोग कैसे कैसे हुआ हमारे देश में, मतलब प्राचीन हिस्ट्री से। ठीक है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से कैसे कैसे तांबा का उपयोग हम लोग करते गए और कैसे कैसे हमारा देश बढ़ते गया। तो जैसे जैसे हम बताते जाएंगे दोस्तों वैसे वैसे हम लोग का हिस्ट्री आगे बढ़ता जाएगा। तो तांबा के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है तांबा का कि तांबे की समृद्ध सबसे पहले झारखंड के पठार में, विशेषकर सिंहभूम जिले में, आज भी हम लोग जीके में पढ़ते हैं कि जो तांबा है वो सबसे ज़्यादा आपको सिंहभूम जिले में ही पाई जाती है, और यहीं से पता चलता है कि प्राचीन काल में यहाँ से ये तांबा निकाला जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में यही से पता चलता है, सिंहभूम जिले में, झारखंड के सिंहभूम जिला है वहाँ पर तांबा ज़्यादा प्रयोग हुआ करता था, और यहीं से पता चलता है कि प्राचीन काल में तांबा यहीं से निकाला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी तांबा बहुत से औजार मिले हैं, मतलब कि झारखंड और मध्य प्रदेश के राज्यों में भी आपको मिला है। वहाँ पर प्राचीन हिस्ट्री में, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में, झारखंड और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी तांबे के कुछ बने औजार वहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, मिला है तो लोगों को लगा कि जो है ये जो तांबा है वो झारखंड में भी मिला हो सकता है, पाया जाता होगा, और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता होगा। नेक्स्ट है नोट में, चूँकि तांबा उपयोग में लाई गई पहली धातु है और इसलिए हिंदू इस धातु को पवित्र मानने लगे और ताम्र पात्रों का धार्मिक अनुष्ठानों में विचार होने लगा। ठीक है, वार्णिक विचार। तो सब समझ में आया हिंदू लोग कैसे तांबा को पवित्र मानने लगे, क्योंकि ये पहली धातु खोजी गई थी और इसको हिंदू लोग पवित्र धातु मानने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे देश में टीम लिख दिया यार, टीन है, टीन का उत्पादन नहीं होता। प्राचीन काल में भी यह धातु कम ही उपलब्ध थी। कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि यह धातु राजस्थान और बिहार में पाई जाती थी। एक बात ध्यान में रखिएगा कि टीन का उत्पादन हमारे देश में नहीं होता था, शुरू से भी, आज भी नहीं होता है, लेकिन उस समय अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, इसको उपलब्ध कराया जाता था। बाद में अफगानिस्तान वालों ने देना बंद कर दिया था तो दिक्कत हो गया था। तो लेकिन एक बात जान लीजिए कि टीन का उत्पादन हमारे देश में नहीं होता, लेकिन कुछ साक्ष्य मिलता है प्राचीन काल में से कि बिहार और राजस्थान में शायद टीन पाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आरंभिक शब्द को सही भारत का संपर्क वर्मा और मलय प्रायद्वीपों के साथ था, और हड़प्पा के लोग कहाँ से औजार बनाते थे और दक्षिण भारत में देव प्रतिमाएं बनाई जाती थी। याद रखिए कि हड़प्पा के जो लोग थे वो औजार बनाने में रखते थे, औजार बनाते थे, और दक्षिण भारत में क्या बनाया जाता था दोस्तों, देव प्रतिमाएं बनाई जाती थी। ठीक है, देव प्रतिमाएं बनाई जाती थी इसके लिए। अब हम लोग अयस्क के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि वो क्या था और कैसे कैसे क्या होता था। पहला पॉइंट है लौह अयस्क के बारे में कि लोगों का प्रयोग युद्ध के कामों में आया करता था। लोह का प्रयोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि युद्ध में सबसे ज़्यादा लोहा का ही प्रयोग किया जाता था, और इससे कहीं अधिक उपयोगी तब सिद्ध हुआ जब जंगलों को साफ करने और खेती करने में इसका उपयोग किया गया। किसका? लौह अयस्क का। सेकंड पॉइंट है कि लोह का प्रयोग करके ही अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन में भी महत्वपूर्ण राज्य बन पाई थी। पर ध्यान रखिएगा कि लोहा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो पहले तो युद्ध में इसको समझ में आया कि भाई चलो लोहा है तो इसको हम लड़ने में यूज करेंगे, युद्ध लड़ने में इसको यूज करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसको जंगल साफ करना और खेती करने में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। लेकिन
उसमें उस समय तो अभी तो 28 राज्य है ना भारत में, लेकिन उस समय अलग अलग मतलब पार्ट में बटा हुआ था। उसी टाइप का एक राज्य कहिए आप उसको, महाजनपद कहा जाता था उस समय। तो अवंती था, तो अवंती इसीलिए फेमस था। अवंती, अगर आप जानते हो कि महाजनपद क्या है, आगे बताएंगे जब पूरा एंशिएंट हिस्ट्री जब एक चरण सीमा पहुंचेंगे तो बताएंगे। तो अवंती जो है, अवंती उसकी राजधानी जो थी उज्जैनी, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फेमस इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर लोहा अयस्क का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था, मतलब खाने थी वहाँ पर, और वहाँ सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क निकलता था, इसलिए वो फेमस थी। और आंध्र प्रदेश में सीसा भी मिलता था, जो वहाँ के शासकों ने शीशे के सिक्के भी जारी किए थे। याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में सीसा का सिक्का उत्पादन होता था, और वहाँ के जो शासक थे, जो वहाँ पर रूलर थे, जो वहाँ पर शासन किए थे, वहाँ पर शीशे का सिक्का भी जारी किया था उन्होंने। ठीक है, नोट में कि हमारे देश में सबसे पहले किसी जिन्हें आहत कहते थे सिक्का चला था, उसको आहत कहते थे। तो सबसे पहले सिक्का चला था हमारे देश में, चांदी का सिक्का चला था दोस्तों, चांदी का सिक्का चला था। तो लो एस के बारे में आपको हम बता दिए कि सबसे पहले आहत के सिक्के, मतलब कि जो सिक्के जारी होते थे उसको आहत कहा जाता था, और सबसे पहले जो सिक्का चला था वो चांदी का सिक्का ही हमारे देश में चला था। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग सोना के बारे में पढ़ लेते हैं। सोना का पहला पॉइंट है कि सोना का सबसे पुराना अवशेष 18वीं सदी के पूर्व आसपास के कर्नाटक के नवपाषाण युगीन स्थल से मिलता है। सेकंड पॉइंट है कि प्राचीन काल में उपयोग लाया गया अधिकांश सोना मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया जाता था। याद रखिएगा, प्राचीन काल में सोना का जो उपयोग था वो अधिकांश मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया जाता था। थर्ड पॉइंट है कि मध्य भारत, उड़ीसा और दक्षिण भारत के रत्नों और मोतियों का भी उत्पादन यहीं से हुआ करता था। याद रखिएगा कि जो भी उड़ीसा और दक्षिण भारत, जैसे केरल, तमिलनाडु, ये सब जितना भी इधर नीचे आ गए, तो उसका में सबसे ज़्यादा मोतियों का उत्पादन होता था, तो उस सब यहीं से हुआ करता था। कहाँ से? मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया जाता था। थर्ड पॉइंट में ये है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ होता है, पारिस्थितिकी भी बताएंगे आपको अलग नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मज़ेदार ट्रिक, नए मज़ेदार सेशन, नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो अगर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा PDF। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मज़ेदार ट्रिक, नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।